सरहदी अजला में दहशतगर्दाना हमलों की साजिश को नाकाम बनाते हुए पुंछ जिला पुलिस और आर्मी ने जगवनी फोर्स के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी तहवील से बड़ी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पुंछ के एसपी लियाकत चौधरी ने इसे अहम कामयाबी बताते हुए कहा कि किरनी में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के दौरान जहांगीर अली नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी शिनाख्त बशारत खान और सिराज के तौर पर हुई है। ये दोनों सुनरकोट के रहने वाले हैं। इनकी तहवील से पुलिस ने 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 100 के करीब जिंदा कारतूस और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। एसपी के मुताबिक तीनों का ताल्लुक गजनवी फोर्स से है। वाज़ेह हो कि इससे कबल भी मेंढर से गजनवी फोर्स के दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया था। केस में अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ लॉ FIR लगा के तो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें चांसेस लगते हैं कि ये इसके लिंकेजेस और भी आगे होंगे। जो जो इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी वो सामने आ जाएगी। जो इनिशियल हमें उनके कुछ चीज़ों से पता चला है वो है जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स नाम की। तो उन लोगों का फिलहाल जो टारगेट है, जो अभी तक हमने इनसे पूछताछ की है, उनका वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंसी को रिवाइव करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। पुंछ जिले में सेना और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सेना और पुलिस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो कि जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के बताए जा रहे हैं। इनके पास से गोला बारूद भी बरामद किया है। वहीं पुलिस का यह भी मानना है कि पाकिस्तान की एक साजिश है कि एक बार फिर से पुंछ में जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाया जाए, लेकिन सुरक्षा बल की पैनी नजर से पाकिस्तान के हर मंसूबे फेल हो रहे हैं। पुंछ से रमेश वाली, जी मीडिया। काबीना कमेटी के दौरे से कबल मुख्तलिफ उमूर से मुतालिक पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के अरकान भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त हेल्थ, सोशल जस्टिस और SC/ST से मुतालिका उमूर की कमेटी वादी के मुख्तलिफ अज़ा के दौरे पर है। राज्यसभा रुकन राम गोपाल यादव की क़यादत में 14 रुकनी टीम आज पहलगाम में है। गुज़िश्ता दिनों उसने श्रीनगर और अनंतनाग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और PHC सेंटर्स का दौरा कर मौजूदा सहूलियात का जायजा लिया था। वहीं सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट से मुतालिक उमूर की कमेटी ने श्रीनगर में माजूर अफराद के लिए कायम रीजनल सेंटर्स का दौरा किया। कमेटी की क़यादत में बिहार के शिवहर से BJP रुकन पार्लियामेंट रमा देवी कर रही हैं। सेंटर पहुंचने पर उनका और कमेटी के दीगर अरकान का जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर प्रबोध सेठ ने वालेहाना खैर मकदम किया। दौरे के यादगार तौर पर रमा देवी ने सेंटर में शजरकारी भी की। इस मौके पर उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि समाजी इंसाफ की रूह को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि माजूर अफराद को हर तरह की सहूलियात फराहम कराई जाए। कागज में जो लिखा हुआ है वो देखें, रियलिटी में तो अब थोड़ा देखेंगे और उसको समझेंगे लोगों से कि क्या है, उसका असलियत क्या है। हम लोग आए हैं उन्हीं की निगरानी करने के लिए कि वास्तव में उनके तकलीफ में, कोरोना में या किसी तरह की पीड़ा में ये लोग बताए हैं जो लिखित कॉपी पर कि हम लोग ये सेवा दिए, ऐसे किए, वैसे किए और ये बनाए, उनकी पढ़ाई के लिए इंतजाम किए, उनके गरीबों के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके पिछड़े हुए लोगों के लिए हम लोग काम किए। तो उसी का थोड़ा सर्वे करके देखते हैं। अभी तो शुरुआत हुआ है। अभी जिस तरह की ज़िंदगी आप लोग जी रहे थे तो उससे तो बेटर बनाने के लिए हम लोग लोकसभा में क्या करते हैं बैठ के, जो कानून पास हुआ है वो आप लोग सपना में भी नहीं सोच रहे थे, वो अधर में ही लटका था। लेकिन मोदी सरकार ने जो काम किया है वो समझिए कि सराहनीय है और इसको सुधारने की ही प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं और जो कुछ बनाना होगा हम लोग बनाएंगे। लोगों को जितनी तकलीफें थी उसको दूर करने के लिए ही हम लोग लगे हुए हैं। उधर SC/ST फलाह बहबूद से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी ने गुलमर्ग के बोथापट्टी का दौरा किया। इसकी क़यादत रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर करण प्रेम जी भाई सोलंकी कर रहे हैं।
23 रुकनी टीम ने दौरे के दौरान गुजर बकरवाल समाज के लोगों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान कमेटी ने अरकान ने उनसे रोजाना की जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात और मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर गुजर बकरवाल समाज के लोगों ने मुख्तलिफ मुतालबात कमेटी के सामने रखे। इनमें इंडियन आर्मी में गुजर बकरवाल रेजिमेंट कायम करने का मुतालबा भी शामिल है। बड़ी तादाद में आए गुजर बकरवाल समाज के लोगों ने इस मौके पर कमेटी को एक अर्जदाश्त भी पेश की है। पार्लिमानी कमेटी के हमरा बारामूला की जिला तरक्याती कमिश्नर, SSP और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और अच्छे माहौल में हमारी बात हुई। तो हमने अपना जो मेमोरेंडम पेश किया है उसमें हमने गुजर रेजिमेंट की डिमांड की है, गुजर बहावन की डिमांड की है, उसमें हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट पर बात की है, उस पर हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट का जो मामला है उस पर बात की है, उस पर हमने रिहेबिटेशन पर बात की है जो हमारे लैंडस्लाइड में एरिया आ रहे हैं। धारा 370 हटाने के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है और क्या बदलाव हम ला सकते हैं, और इसके बारे में अध्ययन के लिए स्वयं ऑन द स्पॉट अध्ययन के लिए कमेटी यहाँ उपस्थित हुई है। SC ST के लोगों को चुनाव में हिस्सा लेके जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार की आउटरीच मुहिम की शुरुआत 9 सितंबर यानी कल से हो रही है। पहले फेज में आने वाले मरकजी वुज़रा की तादाद अब 20 से बढ़कर 28 हो गई है। मरकजी हुकूमत ने 8 और वुज़रा की जम्मू कश्मीर में आने के लिए ड्यूटी लगा दी है। ऐसे में होम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर में पहले मरहले में आने वाले वुज़रा की तरमीमी फहरिस्त जारी कर दी है। अगले कुछ दिनों में दूसरे मरहलों में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आने वाले वुज़रा की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। मंगल को जारी नए स्केड्यूल के तहत विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर स्मृति ईरानी 21 से 22 सितंबर को कश्मीर के बड़गाम जिले का दौरा करेंगी। हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे 23 से 24 सितंबर तक कठुआ जिले का दौरा करेंगे, तो वहीं मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 4 से 5 अक्टूबर तक सांबा जिले के दौरे पर रहेंगे। टाइबन एयरफोर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा 16 से 17 सितंबर तक बांदीपोरा जिले के दौरे पर होंगे। वजीर ममलाकत बराए दाखिला नित्यानंद राय 24 से 25 सितंबर तक बड़गाम, मरकजी वजीर बुद्धेश्वर टुडू 15 से 27 सितंबर तक किश्तवाड़, वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक श्रीनगर में रहेंगे। वहीं मरकजी वजीर पगन सिंह कुलिस्तान 2 से 3 अक्टूबर तक कुपवाड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे। वहीं कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी कल से 2 रोजा दौरे पर जम्मू आ रहे हैं। उनके इस्तकबाल के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस हवाले से पार्टी कारकुनान में खासा जोश व खरोश पाया जा रहा है। पार्टी तर्जुमान रविंदर शर्मा ने उनके प्रोग्राम की जानकारी देते हुए बताया कि राहुल जुमेरात को तकरीबन 12 बजे जम्मू एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद राहुल गांधी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा रवाना हो जाएंगे। दर्शन के बाद राहुल गांधी कटरा से पैदल माता के दरबार तक जाएंगे। रात में उनका कयाम भी वहीं पर होगा। इस दौरान वो शाम की आरती में भी शामिल होंगे। 10 तारीख को राहुल गांधी जम्मू पहुंचेंगे, जहां वो पार्टी के लीडरान के साथ साथ आम लोगों से मुलाकात करेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक पार्टी कारकुनान से असेंबली इंतखाबात की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता महीने राहुल गांधी कश्मीर के भी दौरे पर गए थे। राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पे आना चाहते थे, लेकिन 6 दिन 7 दिन के लिए नहीं हो सकता था। पार्लियामेंट सेशन था, इसलिए कश्मीर में वो आए। उन्होंने माता खीर भवानी हजरतबल श्राइन भी किया, दफ्तर का उद्घाटन किया, कार्यकर्ताओं से मिले और कहा कि मैं अब जम्मू आऊँगा, लद्दाख भी जाऊँगा। इसलिए ये उसी दौरे की कड़ी का एक सिलसिला है और लद्दाख भी जाएंगे। यहाँ के ज़मीन की हकीकत और हालात को जानने के लिए आ रहे हैं। श्रीनगर में शेख अब्दुल्ला की 39वीं बरसी के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला हजरत अल वाक़िअ उनके मकबरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने वालिद शेख अब्दुल्ला की कब्र पर गुलपोशी की। इस दौरान सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि वो रियासत में आर्टिकल 370 की वापसी के लिए पूरे अज़्म तौर पर इंतखाबात लड़ेंगे, जिसमें उन्होंने एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। फारूक अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर भी बात की और कहा कि मुल्क अलग है। उन्होंने अफगानिस्तान में बनी तालिबान हुकूमत के बारे में कहा कि मुझे यकीन है कि वो सबके साथ इंसाफ करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि तालिबान को तमाम पड़ोसी मुमालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए। जब इंसान का वक्त आता है जाने का, उसी को रोक नहीं सकता। इस दिन शेर कश्मीर इस दुनिया को छोड़ गए थे और उनकी रूह अल्लाह के पास है। उन्हें सारी ज़िंदगी इस कौम को उठाने के लिए की है और उम्मीद करता हूँ कि ये जमात उसी पर चलेगी और आगे भी लोगों के लिए बेहतरी करने की कोशिश करेगी। का क्या स्टैंड है? देखिए, मैं जानता नहीं हूँ कब होंगे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से दूर नहीं रहेगी। हमने इलेक्शन लड़ना है और इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेंगे। सर, स्टेटहुड की बात आपने की तो देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड है और जहाँ तक 370 का मामला है, 35A का मामला है, हम तो उसमें डटे हुए हैं। उसमें हम में कोई शिगाफ नहीं आया है। देखिए, अफ़गानिस्तान एक अलग मुल्क है और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना जो वहाँ पे आए हैं। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक़। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत से मुतालिक फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सियासी जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बीजेपी का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला एक ही मसले पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड के लीडर GM शाहीन ने फारूक अब्दुल्ला को इस तरह के मामले में बयान देने से गुरेज करने की सलाह दी है। वाज़ेह हो कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि तालिबान अफगानिस्तान में इस्लामी उसूलों पर हुकूमत चलाएंगे। सवाल की फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा कि तालिबान को करना चाहिए, गवर्नमेंट बनानी चाहिए, लेकिन उसका भी हम स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान के अलावा भी वो बाकी मुल्कों के साथ भी वो अच्छी संबंध रखेंगे ताकि आने वाले टाइम में ताकि तालिबान की जो हुकूमत होगी वो आगे तरक्की करे। देखिए, एज ए मेंबर पार्लियामेंट और द कंट्रीमैन ऑफ आवर कंट्री, मुझे लगता है कि ऐसे बयान देने चाहिए। हमें कोई लेना देना तालिबान से नहीं है, वो सरकार बनाए या नहीं बनाए। एंड हमारे जो रिलेशंस है अभी कुछ नहीं आप तालिबान के बारे में कह सकते कि वो कैसे क्या रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि एक सिटीजन होने के नाते एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खासकर जम्मू कश्मीर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फारूक अब्दुल्ला को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और अच्छा नहीं लगता कि एक एक्स चीफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट भी कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे कि ऐसे लोग जो है तालिबान के बारे में कोई बात करे। और जो अपने देश से प्यार करते हो उनको चाहे कि वो देश की ही बात करें और उनकी वकालत करने का कोई मतलब नहीं बनता। देखिए, जहाँ तक फारूक अब्दुल्ला के बयान की बात है, बहुत अफसोसनाक बयान आया है। आज फारूक अब्दुल्ला साहब ने साफ लफ्ज़ों में तालिबान को मुबारकबाद दी है सरकार बनाने में। आज पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि फारूक अब्दुल्ला के कितने चेहरे हैं। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जब ये दिल्ली जाता है वहाँ पर भारत माता की जय चिल्लाता है, और जब कश्मीर आता है यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद, और आज तालिबान जिंदाबाद कर रहा है। इससे ज़्यादा ये एक्सपोज अब होने वाली बात नहीं है। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के शुरुआती दिनों के साथ रिदम सिंह ने अपने कई हिमायतियों के साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शुमाली अख्तियार कर ली है। रिदम सिंह जम्मू खित्ते में जेके पीपल्स मूवमेंट का अहम चेहरा थे और पुंछ के जिला सदर थे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद अली लोन ने रिदम सिंह और उनके हिमायतियों को पार्टी में इस्तकबाल करते हुए कहा कि सियासत में नौजवानों की शमूलियत एक नेक शगुन है और पार्टी नौजवान क़यादत तैयार करने के लिए पुरअज़्म है। वहीं रिदम सिंह ने सज्जाद लोन की क़यादत पर एतमाद जाहिर करते हुए कहा कि उनके सियासी नजरिए से मुतासिर होकर उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने का फैसला किया।
हम एक सोच के साथ जितनी भी मेरी टीम है हम जुड़े थे डॉक्टर शाह फैसल साहब के साथ, बट किसी वजूहत की वजह से शाह फैसल साहब ने 2020 में पॉलिटिक्स से क्विट कर दिया। उसके बाद हम काफ़ी देर से सजाद गनी लोन साहब को, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, उनको काफ़ी देर से हम देख रहे थे, उनकी सोच को देख रहे थे, और कहीं ना कहीं हमें लगा कि जो जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, चाहे वो जितना भी यूथ मेरे साथ पुंछ राजौरी या मैं यहाँ की बात करूँ जो जुड़ा है, हमें कहीं ना कहीं लगा कि हमें सजाद गनी लोन साहब से जुड़ना चाहिए। उनके विज़न को देख के हम जुड़े। पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की। रिदम सिंह जी जेके पीपल्स मूवमेंट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं, और अपने इलाके में उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। उन्होंने आज सजाद साहब की रेजिडेंस पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की। हमारी चेयरमैन ने उनका वेलकम किया और उनके साथियों का वेलकम किया, और हम रिदम सिंह जी को मुबारकबाद देते हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए मालियात अटल डुल्लू को एक और जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें इंक्वायरी ऑफिसर के तौर पर तकरूर किया गया है। इसके तहत अब वो उम्र की जांच करेंगे और कुलगाम और बड़गाम में कश्मीर मुजाहिरीन के लिए बनने वाली रिहाइशगाह को किस तौर पर अंजाम दिया जा सकता है, जिस जगह पर ट्रांजिट रिहाइशगाहें तामीर होनी है, उसे लेकर कुछ मसाइल हैं। इंक्वायरी ऑफिस इसकी जांच करेंगे तो क्या तामीरात के मकान में कोई तब्दीली की जा सकती है या नहीं। बांदीपोरा के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर ओवैस अहमद ने 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी तलबा और तालिबात से जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन की अपील की है। जिले में कोविड की मौजूदा सूरत हाल की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जिले में स्कूल कॉलेजों में तालीमी सरगर्मियां जल्द ही शुरू होंगी, लेकिन उन्होंने वाजे किया है कि सिर्फ वैक्सीन ले चुके तलबा को ही स्कूल और कॉलेज में आने की इजाजत होगी। डीसी ने बताया कि जिले में 18 से 44 साल के दरमियान की उम्र के 65% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। डीसी के मुताबिक जिले में इस वक्त सिर्फ 28 एक्टिव केसेस हैं। का प्रेजेंट सिनेरियो है, हमारे टोटल एक्टिव केसेस अभी 28 हैं, जिनमें से 27 होम आइसोलेशन में है, 1 हॉस्पिटल आइसोलेशन में है। रिकवरी रेट 98.6% का बना हुआ है और ये रिकवरी रेट अच्छा है। हमारी पॉजिटिविटी जो है वो 0.4 से कम है और बीच में ये 0.2 भी जा रही है, और इससे ये नज़र आता है कि जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है वो ठीक है, और जो टेस्ट किए जा रहे हैं डेली तौर पे 1500 से 2000, उनमें 500 के करीब टेस्ट RT-PCR रहते हैं, और वो यही देखने के लिए कि कहीं पे कोई केस छूटे ना और जल्दी से जल्दी अर्ली डिटेक्शन हो। नाज़रीन, आपको बता दें कि श्रीनगर और बड़गाम में प्राइवेट मोबाइल कंपनियों ने मोबाइल इंटरनेट सर्विस को शुरू कर दिया है। हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद वादी में मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड और वॉइस कॉल सर्विस बंद कर दी गई थी, लेकिन हालात मामूल पर रहने के सबब इन सर्विसेज को बहाल कर दिया गया है। सिर्फ वस्ती कश्मीर के इन दोनों जिलों में ही मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद थी, जिसे अब बहाल कर दिया गया। शौहर और बीवी के बीच चल रही अनबन की वजह से 2 सगे भाइयों ने अपनी जान ले ली। अपनी अहलिया के तलाक के कागजात पर दस्तखत कराने ससुराल आए जीजा और उसके भाई को साले ने गोली मार कर कत्ल कर दिया। वारदात शहर के चौआदी इलाके में पेश आई है। मरने वाले कठुआ के बेलढारा के रहने वाले थे, जो चौआदी वाके अपनी ससुराल आए थे। पुलिस ने कत्ल करने वाले मुलजिम अरुण कुमार को बाड़ी ब्रह्मणा वाके उसके दोस्त के घर से गिरफ्तार किया है। उसके पास से कत्ल के इस्तेमाल में लाइसेंस 12 बोर की बंदूक और एक रिवॉल्वर भी जब्त की गई है। दोनों भाइयों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी भेजा गया। बांदीपोरा पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर लोगों से रकम वसूलने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी शिनाख्त एजाज अहमद शेख के तौर पर हुई है। पुलिस ने इसके पास से एक चाकू भी बरामद किया है। जिला पुलिस तर्जुमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक
मज़कूरा शख्स खुद को मिलिटेंट बताकर राहगीरों से चाकू की नोक पर रकमी वसूली करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पूछताछ के बाद मजीद गिरफ्तारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, जम्मू में मौसम का मिजाज 11 सितंबर तक बिगड़ा हुआ रहेगा। रुक रुक कर हो रही बारिश से जम्मू में जगह जगह पर पानी भर चुका है। हालात ऐसे हैं कि नालों का पानी सड़कों से होकर बह रहा है। हालांकि इस बारिश से चुभने वाली गर्मी से बेहाल लोगों को राहत मिली है। साथ ही किसानों में अच्छी फसल की उम्मीद भी जगी है। महकमा मौसमियात की माने तो 11 सितंबर तक जम्मू और आसपास के इलाकों में बारिश ऐसे ही होती रहेगी। देखिए, अगर बात करें बारिश की तो गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन उसके अलावा हमारे जो किसान भाई हैं जो काफ़ी देर से इस बार कम बारिश की वजह से जूझ रहे थे, फसलें खराब हो रही थी, उनके लिए काफ़ी एक राहत भरी सांस होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं मक्की का सीज़न है, उसके लिए बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कंडी एरियाज़ में खासकर फसलें प्रभावित हो रही थी। इसके अलावा शहर की बात करें तो यहाँ पे भी उमस इस बार इस महीने तक भी जाने का नाम नहीं ले रही थी। कहीं ना कहीं इस बारिश से जो बताई जा रही है कि अभी 2-3 दिन और जारी रहेगी, सभी को जो है ज़रूर रियायत मिलेगी। पुंछ और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक ज़ाब्तों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाकर कई लोगों को चालान काटा गया। सड़कों पर गाड़ी कर जाम लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 35 लोगों का चालान काटा है। इसी तरह गलत पार्किंग करने पर 6 गाड़ियों को उठाया गया, जबकि कागजात पूरे न होने पर गाड़ियों को सीज किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से ज़ाब्तों की पासदारी की अपील करते हुए कहा कि मुहिम जारी रहेगी। खासकर ये रॉन्ग पार्किंग पे तो 3 दिन से लगातार हमने कम से कम 20-25 गाड़ियाँ हमने रॉन्ग पार्किंग उठाई हैं। आज सुबह से भी हमारा यही मोटो है कि रॉन्ग पार्किंग गाड़ियाँ उठाई जाएं। तो हम लोगों को भी अपील करते हैं, आपके माध्यम से भी अपील करते हैं, हमने कल भी की थी, परसों के रॉन्ग पार्किंग पे गाड़ियाँ खड़ी ना करें। उसके कहने के बावजूद भी लोग जो हैं रॉन्ग पार्किंग, जैसे ये किला मार्केट हो गई, गुजर हॉस्टल हो गया, हॉस्पिटल रोड हो गई, यहाँ पे रॉन्ग पार्किंग गाड़ियाँ खड़ी करती हैं। भेड़ पालने वाले किसानों से लेकर कश्मीर के कारपेट कारोबारियों और इससे जुड़े लोगों के लिए अब एक अच्छी खबर। कारपेट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऊन के कच्चे माल, जिसे यॉर्न कहते हैं, अब कश्मीर में ही तैयार किया जा रहा है। शुरुआती इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी से की गई है। कश्मीर में ही रॉ मटेरियल तैयार होने के बाद बनने वाली कालीन की लागत कम हो जाएगी और मुनाफा ज्यादा होगा। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। कश्मीरी कालीन मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है और सरकार की कोशिश है कि कश्मीरी कालीन कारोबार के मामले में भी पूरी दुनिया की पहली पसंद हो। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबले के लिए कीमतों का कम होना जरूरी है। सरकार ने इस सिमत में कदम उठाया है। कालीन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कच्चा माल यानी यॉर्न अब बाहर की रियासतों से नहीं बल्कि कश्मीर में ही तैयार कर लिया जाएगा और इसकी शुरुआत हुई है IICT श्रीनगर से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी में कारपेट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रॉ मटेरियल बनने शुरू हो गए हैं और इन्हीं रॉ मटेरियल यानी यॉर्न से तैयार किया जा रहा है कश्मीर का कालीन। जो ये कदम है, गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया है कि जो कश्मीर से ये प्रोडक्ट तैयार होगा, इसमें कश्मीर में भी बेचेंगे, अच्छी तरह से बेचेंगे। जो लोकल की है वो भी लेंगे, जो बाहर से आते हैं वो महंगा पड़ते हैं। मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, मैं सिलिक में काम किया और उस टाइम मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास बहुत खुशी की बात है कि मुझे भी मौका आया कि इसमें काम करने का। वूलन कारपेट, इसमें शाइनिंग भी बहुत अच्छी है और रोजगार भी मिलेगा। कश्मीर में ना तो भेड़ पालने वालों की कमी है और ना ही बुनकरों की। कमी थी तो कालीन के लिए यॉर्न तैयार करने वाली मशीनों की। इसकी वजह से कश्मीर की ऊन दूसरे रियासतों को भेजी जाती थी। यहाँ से रॉ मटेरियल तैयार होकर फिर कश्मीर आती थी और कारपेट तैयार होता था। बाहर से आने वाले मटेरियल में मिलावट का भी खतरा होता था, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी पर असर पड़ता था। लेकिन अब इस कमी को भी दूर करने की कोशिश हो रही है।
शुरुआत हो चुकी है। अब सरकार की कोशिश है कि इनमें निजी कारोबारी इन्वेस्ट करें। इसमें सर पहली बात यह है कि अपना प्रोजेक्ट है, अपनी शीप है, जो भी यहाँ पर प्रोसेस का हो रहा है वो सारा कुछ यहाँ पर ही हो रहा है। जो बाहर का वो लाते थे आज तक यहाँ पर, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। उसमें महंगा भी होता है, मिक्सर भी होता है, उसको टेस्ट भी करने पड़ते हैं, वो वहाँ से महंगा भी पड़ सकता है। यहाँ अपना प्रोडक्ट है, जो भी शीप का अपना प्रोडक्ट है वो सस्ता भी हो सकता है इससे। और जो भी यहाँ पर कालीन बनेगा वो बहुत ही बेहतरीन कालीन बन जाएगा। इसमें बहुत ही आसानी भी हो रही है। ये मोटा भी बहुत होता है, वो पतला भी होता है, ये मोटा भी होता है। इसमें कलर कम्बिनेशन बहुत ही अच्छी है। और सब सिलिकॉन कारपेट वो बहुत महंगे भी होते हैं, ये बिल्कुल सस्ता भी बन जाएगा। ये अपने हम कारपेट अपने ही यहाँ कश्मीर में भी लगा सकते हैं। इसमें जो भी नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह वो बहुत ही बेहतरीन निकलेंगे। माहिरीन का मानना है कि कश्मीर में कालीन इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, IICT और कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मिलकर काम करने की जरूरत है। श्रीनगर शहर के मशहूर कारपेट एक्सपोर्टर शेख आशिक ने मॉडर्न कारपेट विलेज बनाने की मांग की है, ताकि कश्मीर को कारपेट हब बनाया जा सके और इंटरनेशनल सतह पर कश्मीरी कारपेट की मांग बढ़ाई जा सके। जब JKI की फैक्ट्रीज ने यार्न बनाना स्टार्ट किया है, तो उस यार्न को हम यूज़ कर रहे हैं टू मेक आवर ओन लोकल वोलन कारपेट्स, जिससे एक तो इससे कॉस्ट कम होगा और हम जो है इनरोड्स कर पाएंगे या केटर कर पाएंगे अमेरिकन मार्केट को। तो यही पहल जो है यहाँ पे हमने स्टार्ट की है और हमारे डिपार्टमेंट के सेंटर्स भी हैं, वहाँ पे भी हम वोलन कारपेट्स ही बनाते हैं। तो वोलन कारपेट एक ऐसा सेक्टर है जिसको टैप करने की ज़रूरत है। कारपेट इंडस्ट्री के लिए तैयार होने वाले यार्न को जम्मू कश्मीर में ही बड़े पैमाने पर तैयार किया जाने लगा तो आने वाले दिनों में इसके कई फायदे नजर आएंगे। सबसे बड़ा फायदा बेरोजगार नौजवानों को मिलेगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे। दूसरा फायदा किसानों और भेड़ पालने वालों को मिलेगा। साथ ही कॉस्टिंग कम होने से कारोबारियों को भी मुनाफा होगा। क्वालिटी अच्छी होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ के कालीन की मांग बढ़ेगी और जम्मू कश्मीर की रेवेन्यू में भी इजाफा होगा और रियासत की अलग पहचान बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शोपियां में कायम नई फ्रूट मंडी में कारोबारी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी तादाद में सेब के कारोबारी खरीद व फरोख्त के लिए मंडी पहुंच रहे हैं। वाज़ेह हो कि शोपियां का इलाका उम्दा किस्म के सेब के पैदावार के लिए पूरे मुल्क में मशहूर है और शोपियां की फ्रूट मंडी कश्मीर से सेब की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट मानी जाती है। कोविड की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद मार्केट में कारोबारियों की आमदोरफ्त शुरू होने से मकामी किसान भी बेहद खुश नजर आए। फसल की पैदावार भी इस दफा अच्छी हुई है, इसलिए किसान मौजूदा इस सीजन में सेब की पैदावार से अच्छी कमाई की उम्मीद कर रहे हैं। मगर शोपियान मंडी के अंदर जो माल की क्वालिटी है और जो रेट्स है ये बहुत बेहतरीन है और यहाँ पर सारे भारत के व्यापारियों को आना चाहिए। इस साल की क्वालिटी पिछले कई सालों के बाद ये अच्छी क्वालिटी आई है और इस बार सेबों के अंदर कोई बीमारी भी नहीं है और वैसे भी जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का सेब होता है वो शोपियान में होता है। कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं। ये लोग अफवाह फैलाते हैं, अफवाहें गलत हैं और ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी मंडी में और किसी भी जगह पर आराम से आ सकता है, जा सकता है, उसे किसी तरह का डर नहीं है। कश्मीर की जनता निहायत ही मेहमान नवाज जनता है और आपको अपने जान को दे देगी मगर तुम्हारी जान को कहीं आँच आने नहीं देगी। ये कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है। आपके माध्यम से हम हिंदुस्तान के तमाम जिस कदर भी इस फ्रूट के खरीदार हैं उनको हम यहाँ आने की दावत देते हैं, क्योंकि इस साल अल्लाह के फजल करम से शोपियान इलाके का माल बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी बनी है, माहौल भी बड़ा साजगार है, ठीक है। पिछले सालों की तरह इस साल भी कोई किसी किस्म का कोई डर नहीं है। बिल्कुल दावत देते हैं कि वो आ जाए, बल्कि बहुत सारे इस मंडी में आए भी हैं, वो भी बड़े खुश हैं
और क्वालिटी भी हमारी बहुत अच्छी है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल खरीदार लोग इस मंडी से कमा कर जाएंगे और यहाँ के जो भी ग्रोवर हैं वो भी इंशाल्लाह फायदे में रहेंगे। फ्रूट मंडी में कारोबारियों की आमदोरफ्त के साथ ही मार्केट में जालसाज किस्म के लोग भी सरगर्म हो गए हैं। इसके खिलाफ मकामी कारोबारियों ने खामोश एहतजाज किया। इनका इल्जाम है कि कुछ लोग खुद को सेब कारोबारी बताकर किसानों को जेके बैंक के फर्जी चेक से अदायगी करते हैं। वाज़ेह हो कि फ्रूट मंडी में दूर दराज से आने वाले कारोबारी और मकामी किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, जिला इंतजामिया की तरफ से इसका खास ख्याल रखा जाता है। इसकी शिकायत मिलने पर शोपिया पुलिस ने एक कारोबारी को गिरफ्तार भी किया। इसके जिम्मे 2.25 करोड़ से ज्यादा की रकम बाकी है। मज़कूरा शख्स के अदायगी के लिए जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया क्योंकि उसके अकाउंट में इतनी रकम ही नहीं थी। कारोबारियों का कहना है कि इस किस्म के जालसाज कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ख्याल रहे कि बाहर के कारोबारी मकामी एजेंट के जरिए खरीदारी करते हैं। आमतौर पर कारोबारी पोस्ट डेटेड चेक के जरिए अदायगी करते हैं। चेक बाउंस होने की सूरत में मकामी एजेंट के लिए बड़ा मसला पैदा हो जाता है। हमारा खरीद करके भाग जाते हैं, कुछ लोग रात को भाग जाते हैं, कुछ लोग मोटी यहाँ सीजन पर बैठते हैं। हम उनको पूरा सामान देते हैं, पूरा इज्जत देते हैं, लेकिन आखिर पर वो हमें ये चकमा देकर कि भाई आपके पास ये चेक सही है, आपको अपने टाइम पर वसूल होंगी, लेकिन जब वो टाइम पहुंचता है तो वसूल नहीं होती है। कि वो बराई करम इस मंडी को ऐसे ठगों से बचाएं, हमारे साथ ताउन करें। भद्रवाह में जम्मू कश्मीर के ट्राइबल कल्चर को समझने और उनकी देखभाल के लिए अपनी तरह के पहले वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इसके लिए 10 रियासतों के 27 माहिरीन का ग्रुप भद्रवाह के जई वाली पहुंचा, जहां 4 रोजा वर्कशॉप का एहतमाम किया जा रहा है। वर्कशॉप के दौरान गुर्जर बकरवाल तबके के रियात, उनकी तारीख और रहने व जिंदगी गुजर बसर करने के तरीकों पर गहराई से स्टडी की जा रही है। यहाँ पर मैं यहाँ के जो आदिवासी समुदाय हैं उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए, जो यहाँ जो भिन्न भिन्न अलग अलग समुदाय हैं उनके साथ जो हमारे समुदाय का जो झारखंड के जो आदिवासी है, मुंडा या फिर अन्य जो जनजाति आदिवासी समुदाय हैं उनके साथ जो संपर्क नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर आके उनको समझ के, उनके साथ रह के मैं उस कल्चर को समझना चाहती हूँ, उनकी गीतों को समझना चाहती हूँ, उनकी लोक गीतों को, लोक परंपरा को, पहनावा, खान पान और ये सुंदर वादी को घूमना चाहती हूँ। जी, ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं, तेलंगाना से आए हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उड़ीसा से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, राजस्थान से हैं। ये बहुत सारे, ये जितनी तंजीमें भी हैं, ये सभी NGO जो हैं ये ट्राइबल से बिलोंग करती हैं और इनका यही मानना है कि हमारा ट्राइबल जो है वो एक कुंबा है। हमारी JNK में खास करके जो गुजर बकरवाल जो है वो इनसे मेट के लिए ये आए हैं। हम लोग जो भी यहाँ पे इस आदिवासी वर्कशॉप में आए हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आए हैं और बकरवाल गुजर कम्युनिटी से मिलना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर आए हैं। और हम सारे लोग जो कि आदिवासी हैं तो एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को साझा करना चाहते हैं, क्योंकि हम पूरे देश में 600 कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, और हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो इसके माध्यम से हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हमारे नए बच्चे या फिर जो भी अपनी कम्युनिटी के बारे में जानना चाहता है बड़े पैमाने पे, वो इस वर्कशॉप में आए और हम जिस भी कम्युनिटी के पास जाते हैं उनके साथ अपनी चीज़ों को और उनकी चीज़ों को साझा करें। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये पूरे हिंदुस्तान का ट्राइबल को यहाँ इकट्ठा किया है और ये हर भाषा में है, ये खाली गोजरी में नहीं है, ये हिंदुस्तान की तकरीबन 7 भाषाओं में ये ट्राइबल लोग जो यहाँ पे जमा हुए हैं। पीर पंजाल के बालाई इलाके में रहने वाले तलबा के लिए कम्युनिटी क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है। वाज़ेह हो कि बालाई इलाकों में ज्यादातर गुजर बकरवाल समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। गर्मियों के दिन में अपने मवेशियों के साथ बालाई इलाकों में कयाम करते हैं। पीर मार्ग इलाके में ऐसे सैकड़ों अफराद हैं जो अपने अहले खाना और मवेशियों के साथ बालाई इलाकों में चले जाते हैं। साल के 6 माह ये बालाई इलाकों में, जबकि सर्दी के दिनों में मैदानी इलाकों में चले आते हैं। इनके बच्चों को तालीम से आरास्ता कराने के लिए जिला इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ सहूलियात फराहम कराई जाती हैं। पीर पंजाल का इलाका है, इस सेंटर का नाम पीरपाल है और ये हमारे सेंटर के बच्चे हैं। यहाँ पे
और हमारे बच्चे जो हैं ये पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन हमें ये प्रॉब्लम है यहाँ पे हमें कोई शेड या टेंट अभी तक नहीं मिला है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन बच्चों के लिए कम से कम हमें टेंट दिया जाए ताकि ये आसानी से यहाँ से बैठ के पढ़ सके, इनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये पीर पंजाल का एरिया है। यहाँ पे गुजर बकवाल जो है 6 महीने के लिए यहाँ पे अपने भेड़ बकरी गाय भैंस वगैरह लेके पहुँचते हैं और उनके बच्चे जो होते हैं वो बहुत सफ़र रहते थे इससे पहले। तो इस साल हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने एक सेंटर ये हमारे लिए खोले हैं। यहाँ पे इस पीर मार्ग के बीच में 7 सेंटर चल रहे हैं और साथ के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी कुछ लड़कियाँ काम कर रही हैं, कुछ लड़के काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टेम्परेचर यहाँ का बहुत डाउन रहता है। तो इन बच्चों के रहने के लिए यहाँ पे कोई शेड वगैरह की गवर्नमेंट ने फैसिलिटी नहीं रखी है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन बच्चों के लिए कोई स्कूल के टाइप के कमरे दिए जाएं जिसमें ये आराम से बैठ के पढ़ सकें। डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में ये लोग रहते हैं और काफ़ी मुश्किलें ये फेस करते हैं। 6 महीने घर से बाहर रहना, लाइव स्टॉक को लेके और एक लाइवलीहुड के लिए यहाँ पे आते हैं और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा फोकस इस पे देने की ज़रूरत है, जिस पे JNK गवर्नमेंट इस साल काम कर रही है। जो भी फैसिलिटीज़ इनके लिए प्लान करने के लिए ज़रूरत है वो हम करेंगे और बड़ा अच्छा इनकी तरफ से फीडबैक भी है और इनकी तरफ से बहुत सारे सजेशन भी आए हैं जिनको प्लानिंग में इंक्लूड किया जाए। कोरोना की दूसरी लहर का जोर कम होने के बाद सयाहती सरगर्मियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सयाहती मकामात पर सयाहों की आमदोरफ्त का सिलसिला बढ़ने लगा है। डल लेक, मुगल नशात और शालीमार गार्डन समेत दीगर मकामात पर अच्छी खासी तादाद में सयाह को देखा जा सकता है। वाज़ेह हो कि इन बागात में मुख्तलिफ किस्म के फूल और पौधे लगे हुए हैं। सोचो कि झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो, हम जो देखे सपने प्यारे सच हो सारे, बस और क्या। पहली बार ये हमारा श्रीनगर विज़िट है, जस्ट आज ही हमने एंटर किया है, तो अभी जस्ट फर्स्ट यहीं पे आ रही हूँ मैं। और उसके बाद कल का देखते हैं, पहलगाम घूमना है, शंकराचार्य टेम्पल वगैरह कल जाना। घूम लिए, हम गुलमर्ग गए, हम पहलगाम गए और कल शायद सोनपुर भी जाएंगे और इधर आए हैं हम। एंड देन मुगल गार्डन गए, देन बहुत जगह गए, शाही अच्छा है, बहुत अच्छा है, व्यू अच्छी है उधर। जन्नत अगर है तो यही है, यही है, यही है। नहीं, बंगाल अपनी जगह एक अलग चीज़ है, कश्मीर अपनी जगह एक अलग चीज़ है। भी बहुत अच्छे हर होते एक हिंदुस्तान का हर एक स्टेट अपनी नज़र से देखेंगे तो एक डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट है, लेकिन हर जगह के लोग एक जैसे ही होते हैं। तो हम वही सोचे कि एक रोड ट्रिप ले लेते हैं नॉर्थ साइड में। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी ब्रेक लिया है, हम अभी यहाँ से आगे जाएंगे लेह लद्दाख वगैरह घूम के। फिर हॉस्पिटलिटी भी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि हमारे साथ जो है वो तो हमने कहा भी नहीं, फिर भी आ गए हमारे साथ, चलो हेल्प कर देंगे, घुमा देंगे, तो काफ़ी अच्छा है। बड़गाम जिले की पुलिस ने बड़गाम के खान साहिब से देवी दुर्गा की तकरीबन 1200 साल पुरानी मूर्ति बरामद की थी। इस मूर्ति को अब म्यूजियम में रखा जा रहा है। इस बात की मालूमात डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम के डिप्टी डायरेक्टर मुश्ताक अहमद बेग ने दी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस को कुछ दिन पहले बड़गाम के खान साहिब से देवी दुर्गा की तकरीबन 1200 साल पुरानी मूर्ति मिली थी, जिसके बारे में बताया गया था कि उस मूर्ति को बड़गाम के SSP ताहिर सलीम खान और उनकी टीम ने डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कोलॉजी एंड म्यूजिक के डिप्टी डायरेक्टर मुश्ताक अहमद बेग को सौंप दिया है। कुलगामा जिला इंतजामिया की जानिब से मेगा ब्लॉक डे का एहतमाम किया गया। इसके साथ 3 ब्लॉक में मेगा डे मनाया गया। इस दौरान 3 ब्लॉक में जिला इंतजामिया के अहदेदारान ने लोगों को पेश आ रही परेशानियों के बारे में जानकारी हासिल की, साथ ही लोगों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए कुलगाम मिनी सेक्रेटेरिएट में भी एक कैंप लगाया गया। इस कैंप में DC डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने लोगों को पेश आ रही परेशानियों को सुना, साथ ही अहदेदारान को इसके निपटारे के लिए कदम उठाने की हिदायत दी। गुलमर्ग में इस साल अखरोट की पैदावार अच्छी हुई है, लेकिन इसके कारोबारी और किसान परेशान हैं, क्योंकि वॉलनट की बिक्री के लिए खरीदार अभी तक नहीं पहुंचे हैं।
इससे पहले अखरोट तैयार होते होते खरीदार अखरोट बेचने वालों का रुख कर लेते थे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ, जिससे बागबान बेहद परेशान हैं। अखरोट तैयार हो चुका है तो अभी तक कोई नहीं आया, तो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो कश्मीर का अखरोट है ये नंबर 1 है। जो कश्मीर का कोई भी, चाहे सेब है चाहे अखरोट है, ये बहुत टेस्टी है, लेकिन हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। अभी तक कोई खरीदारी नहीं आया। हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, मेहरबानी करके कुछ इमदाद होना चाहिए। और इसकी वजह से जो हमारा कारोबार है वो ज्यादा इसी पर डिपेंड है। लेकिन पिछले साल बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इंशाल्लाह इस बारी जो माल है वो शुक्र है खुदा का, वो ठीक है। जी देखिए, इस वक्त जो हमारा यहाँ पे माल जो है वो अखरोट जो है पूरा तैयार है, लेकिन इसके बिनिस्बत हमारे पास अभी कोई भी व्यापारी या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया सिस्टम कि हम इसको अपने अच्छे रेट पे बेच सकें। पता चला कि सब डिवीजन गुलमर्ग में चिरी और अखरोट की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, लेकिन इस साल अगर हम अखरोट की पैदावार की बात करें, काफी तादाद में अखरोट की पैदावार इस साल यहाँ पे हमें देखने को मिली। और कई लोगों से जब हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि पिछले साल अखरोट की पैदावार अगर काफी कम थी, लेकिन इस साल अगर अखरोट की पैदावार की बात करें काफी अच्छी है। लेकिन अभी तक अखरोट खरीदने के लिए इनके पास कोई नहीं है। अब ये 4-3 लोगों का ये मानना है कि पिछले साल अगर अखरोट न होने की वजह से काफी हमें नुकसान हुआ था, लेकिन इस साल अखरोट अच्छे हैं, अखरोट की पैदावार अच्छी है। तो इस साल ये चाहते हैं कि गवर्नर इंतजामिया से इन लोगों ने गुजारिश की है कि हमारी मदद की जाए। सागर, जी मीडिया, गुलमर्ग। कुपवाड़ा के लोलाब वैली में फौज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। गवर्नमेंट बॉयज एंड गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में लगाए गए इस तिब्बी कैंप में खातून मेडिकल ऑफिसर समेत 3 मेडिकल ऑफिसर्स पहुंचे। इनके अलावा एक आई स्पेशलिस्ट और 4 नर्सिंग असिस्टेंट भी लोगों की खिदमत के लिए वहां पहुंचे। कैंप में इलाके के 380 मर्द, 340 खवातीन और 98 बच्चों ने मुफ्त जांच कराई। इतना ही नहीं, जरूरतमंदों को मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। मकामी लोगों ने मुफ्त तिब्बी कैंप के लिए फौज और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान लोगों को कोरोना किट्स भी तकसीम की गई। यहाँ आज आर्मी ये कैंप हुआ, इससे हमें बहुत फ़ायदा। इससे पहले हमारे यहाँ आज तक कोई भी कैंप नहीं लग चुका है, क्योंकि हमारी फ़ौज ने हमें आज बहुत हेल्प की कि बहुत सारे कुछ गरीब लोग थे जो ऐसी प्राइवेट दवाई नहीं ला सकते थे, उन्होंने आज यहाँ से दवाइयाँ ली फ्री में। सरकारी जमीनों के साथ साथ वाटर बॉडी भी नाजायज कब्जे से महफूज नहीं है। नाजायज कब्जे के सबब गांधरबल के ट्रॉट नाले का वजूद ही खतरे में पड़ गया है। इसके कब्जे की शक्ल ये है कि लोग इसका इस्तेमाल कूड़ेदान के तौर पर करना शुरू कर देते हैं। ट्रॉट नाला वरपुरा और ड्रडर हुमा में गुजरने वाला ट्रॉट नाला सिंह नदी से जा रहा है। आज हालत यह है कि शहर के सारे कूड़े, करकट और फुजलात यहीं डाले जा रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक इसकी वजह से इसका बड़ा हिस्सा सूख चुका है। सबूत सामने पड़ा है, यहाँ पे ट्रॉट नाला हमारा पानी का, इसमें कोई निकास नहीं है। लोग इससे इतने परेशान हाल हो चुके जिसकी हद नहीं। इसके बारे में गवर्नमेंट से कई बार रिक्वेस्ट की गई थी। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसका एक प्रोजेक्ट सिक्योरिटी बनाया था कुछ चंद साल पहले, पता नहीं वो भी कहाँ चला गया है। सबों से इसके बारे में हमने रिक्वेस्ट की यहाँ की आवाम ने, मगर आज तक हमारी तमाम ये आवाज़ सदा व सहरा हो गई। अल्लाह जानता है कब इस पर कोई किसी की नजर अनायत हो और इसकी रेस्टोरेशन हो सके। इसलिए इसकी रेस्टोरेशन अहम ज़रूरत है, वक्त की अहम ज़रूरत है। इसकी आलूदगी ने यहाँ के अवाम को, ये 1 किलोमीटर फैला हुआ है ये नाला जो है, इसमें जितने लोग बस रहे हैं, हज़ारों मकान हैं यहाँ पे, सुबह शाम इतनी आलूदगी इसमें है, इतनी गंदगी, इतनी बदबू आ रही थी। हमारे बुजुर्ग और हमारे मासूम बच्चे इसमें इस बीमारी से मुतासिर हो चुके हैं। मैं फिर इस नाले की तवज्जो अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर हमें मैडम कृतिका जी है, से मेरी इल्तिमास है वो इस नाले की तरफ खास तवज्जो दें और इसको रेस्टोरेशन इसके लिए फंड्स भी गवर्नमेंट से लाए, ताकि इस बीमारी से हमेशा के लिए यहाँ की आवाम निजात पा सके और ये आवाम उनका बहुत उम्र भर मशकूर ममनून रहे। मैं वो जिम्मेदारियाँ नहीं निभाता हूँ जो मुझे निभानी चाहिए। जो भी मेरे घर का कूड़ा करकट निकलता है, या तो मैं नदी नाले में डाल दूंगा, या रोड पे डालूंगा, या कहीं किसी ऐसी जगह पे डालूंगा जहाँ लोगों का आना जाना हो। तो परेशानियाँ मैं खुद बढ़ाता हूँ। आम शहरियों से कि वो जिम्मेदार शहरी बने, जो गार्बेज उनका निकलता है, जो माहौल को
खराब करते हैं उन चीज़ों को कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से डंप किया जाए। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी गवर्नमेंट एजेंसी से है कि वो ऐसी मुनज़्ज़म पॉलिसी बनाए जिससे माहौल को साफ सुथरा रखा जाएगा। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसियाँ लोगों तक पहुँचानी चाहिए, लोगों को भी अपनी। तो नाज़रीन, इन तमाम खबरों के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में इतना ही। मुझे दें इजाजत। दीगर अहम खबरों के लिए आप बने रहें जी सलाम के साथ।